हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार सर। आईजीएसटी एक्ट, जिसको बहुत सारे लोग प्यार से प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर से भी के नाम से भी जानते हैं साहब। आइए हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं किसका, आईजीएसटी एक्ट पूरे सर, सारे जो रिलेवेंट सेक्शन है उन सब की बात करते हैं हम। टोटल ये एक्ट ही जो है टोटल 25 सेक्शन का ही है साहब। आइए सर, सबसे पहला सेक्शन नंबर 1, इस एक्ट का नाम ये है आईजीएसटी एक्ट है। 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। और अब तो जम्मू एंड कश्मीर हो या कोई भी सर स्टेट हो सर, सब तरह अप्लाई होता है साहब। सर सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दे रखी है, सेक्शन नंबर 3 और 4 में एडमिन के पावर दे रखी है सर। देन सेक्शन नंबर 5 से बात शुरू होती है मेनली। सेक्शन नंबर 5 क्या है, आईजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सप्लाई के चैप्टर पढ़ते वक्त सर, लेवी ऑफ जीएसटी के लिए सर। देन सेक्शन नंबर 6 है क्या, पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन, जो हम पढ़ेंगे मेगा एग्जम्पशन लिस्ट नेक्स्ट चैप्टर के अंदर सर। आ रहा है कहां से मेन बात, सेक्शन नंबर 7 से। सेक्शन नंबर 7 डिफाइन क्या है, क्या ओ भाई सप्लाई मत बोलो, सप्लाई तो डिफाइन किया है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 7 में। हम पढ़ रहे क्या, आईजीएसटी एक्ट सर। दिल थाम के बेटे का शुरू कर रहा हूं आईजीएसटी एक्ट सर। ऑलवेज कीप योर ड्रीम्स अलाइव, क्योंकि सर सपने जो देखते हैं वो उनको पूरा करने की जरूर कोशिश करते हैं, और पूरा करने की जो कोशिश करते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। माहौल के साथ शुरू करें हम आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 7 से। बात ये आ गई है आपके सामने समरी बुक का चैप्टर नंबर 8 सर। दिल थाम के देखिएगा सर, सेक्शन नंबर 7 डिफाइन करता है इंटर स्टेट सप्लाई को। सेक्शन नंबर 8 डिफाइन करता है इंट्रा स्टेट सप्लाई को सर। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, इसमें 5 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 2 3 4 5। 1 और 2 इज फॉर गुड्स, 3 और 4 इज फॉर सर्विसेज, और 5 कॉमन है दोनों के लिए सर। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स, जहां पर सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो डिफरेंट स्टेट है, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। सबसेक्शन 2 बोलता है अगर कोई भी गुड्स आपने इंडिया में इंपोर्ट किया, बट बिफोर द गुड्स गेटिंग क्लियर फ्रॉम द कस्टम एरिया आपने उन गुड्स को बेचा, जैसे गुड्स वेयर हाउस में, कस्टम मोनेट वेयर हाउस में आपने गुड्स को बेच दिया, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। सबसेक्शन 3 बोलता है सर्विसेज के लिए सर, जहां पे सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी है, सप्लायर ऑफ सर्विस इज इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और रेसिपी और प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में सर वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। मतलब कुल मिला के सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, तो ऐसे केस में वो ट्रेड इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स कहलाएगा सर। सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में, तो ऐसे केस में नो डाउट वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, पर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। सबसेक्शन 5 बोलता है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, दोनों के लिए कॉमन सबसेक्शन है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का है बेटा, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। क्लियर, तो भले वो एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है वो बात की बात है, पर वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू और बाय अ यूनिट ऑफ यूनिट या डेवलपर ऑफ SEZ, तो सर वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। एंड सर क्लोज नंबर C बोलता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो सप्लाई, अच्छा ध्यान देना बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द टैक्सेबल टेरिटरी, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, जो इंट्रास्टेट सप्लाई भी नहीं है और इंटरस्टेट में भी ऊपर कहीं कवर नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में वो इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सर फॉरेन टूरिस्ट को अगर आपने कोई गुड्स बेचा है, भले ओवर द काउंटर बेचा है, फिर भी वो इंटरस्टेट सप्लाई कहलाता है, क्योंकि वो इंट्रास्टेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया हुआ है। ओके, ये था क्या सेक्शन नंबर 7 जिसने डिफाइन किया इंटरस्टेट सप्लाई। सेक्शन नंबर 8 इंट्रास्टेट सप्लाई सर। सबसेक्शन 1 बोलता है गुड्स के लिए सर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई कहलाएगा। पर इसके 3 एक्सेप्शन है। फर्स्ट सर आपने सप्लाई किया है गुड्स किसको, SEZ की यूनिट को या SEZ के डेवलपर को। सेकंड सर गुड्स इंडिया में आपने इंपोर्ट कर लिया कस्टम मोनेट वेयर हाउस में फॉर एग्जांपल, और अगर आपने गुड्स बेच दिया तो भले ही वो सेम स्टेट में, फिर भी वो इंट्रा नहीं कहलाएगा। और थर्ड फॉरेन टूरिस्ट को अगर आपने कोई गुड्स बेचा है सर, तो ऐसे केस में वो भले ही सेम स्टेट के अंदर, फिर भी वो इंट्रा नहीं कहलाएगा, इंटर कहलाएगा, क्योंकि वो गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया लेके जाता है तो उसको आईजीएसटी लगा के आईजीएसटी का रिफंड देना होता है सरकार। सबसेक्शन 2 बोलता है सर्विसेज के लिए सर, जहां पे सर्विस सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ दी सर्विस सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। पर इसका एक एक्सेप्शन क्या है, अगर आपने सर्विसेज दी है SEZ यूनिट या डेवलपर को, भले वो सेम स्टेट में, फिर भी वो इंट्रा कहलाएगा, इंट्रा नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इंटर कहलाएगा भाई साहब सर। और एक्सप्लेनेशन देके बोल दिया क्या कि अगर आपका एक एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में, एक एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया है सर, या फिर आपका एक एस्टेब्लिशमेंट किसी एक स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट दूसरे स्टेट या दूसरे यूनियन टेरिटरी में है, तो सर वो सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। प्लस अगर आपका एक एस्टेब्लिशमेंट सेम स्टेट में है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट भी सेम स्टेट में, पर दोनों का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग ले रखा है, तो अगेन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। प्लस अगर आपका किसी भी
सर किसी भी स्टेट में आपका क्या है, ब्रांच है, रिप्रेजेंटेशन ऑफिस है, तो ये माना जाएगा आपका वहां पे एस्टेब्लिशमेंट है। ये एक्सप्लेनेशन देके समझाया हुआ है सर। सेक्शन नंबर 8 खत्म होता है। अब इसने डिफाइन किया इंट्रा स्टेट सप्लाई को। प्लस सर सेक्शन नंबर 9 ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, अगर आप टेरिटोरियल वाटर्स में लोकेटेड हो, याद आया बेटा सर? अरे कहा ओ भाई सर, मरीन ड्राइव अगर आप गए हो तो वहां से दूर पानी में अगर आपने देखा हो तो सर वहां सर लाल लाइट जलती हुई अपना ऑफिस है। याद आया बच्चों आपको एग्जांपल लेक्चर वाला? ओके सरकार, समंदर के अंदर टेरिटोरियल वाटर में अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है सर, मान लो वहां पे कोई ऑयल रिग है सर, या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है जहां आपने सर्विसेज दिए, तो ऐसे केस में आपने सर्विसेज कौन से स्टेट में दी है? सर हमने हिंदुस्तान में हमारी जमीन का डिवीजन करा हुआ है कि ये पोर्शन राजस्थान कहलाएगा, ये मध्य प्रदेश कहलाएगा, ये महाराष्ट्र कहलाएगा, ये कहलाएगा। हिंदुस्तान को डिवाइड किया, पर क्या समंदर को हम डिवाइड कर पाए? ना सर। तो ऐसे केस में वो समंदर नो डाउट अप टू 200 नॉटिकल माइल्स हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का था और हिंदुस्तान का रहेगा सर। पर वो कौन से स्टेट में सर्विस दी क्या माना जाएगा सर? तो ऐसे केस में ये बोला गया क्या, अगर आपका लोकेशन, सप्लायर का लोकेशन टेरिटोरियल वाटर में है तो सर कौन से स्टेट में वो लोकेटेड क्या माना जाएगा? तो नियरेस्ट प्लेस, नियरेस्ट स्टेट जो आता है सर, जिसका कोस्टल पॉइंट आता है सर, वो नियरेस्ट जिस स्टेट का होगा सर वो माना जाएगा उस स्टेट में लोकेटेड है। एंड अगर प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में है तो अगेन सर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एप्रोप्रिएट बेस लाइन जहां जिस स्टेट में लोकेटेड होगी वही क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा भाइयों। ये था सेक्शन नंबर 9। आइए सर अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों डिफाइन करेंगे कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इंट्रा है कि इंटर है। अब सर प्लेस ऑफ सप्लाई पहले हम बात करें क्या? गुड्स के लिए सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 इज रिगार्डिंग गुड्स, 12 13 इज रिगार्डिंग सर्विसेज। सेक्शन नंबर 10 बोलता है क्या? अदर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए सेक्शन नंबर 11 दिया है, उनके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन वो यहां कवर होगा। सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? जहां पर मूवमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 का क्लोज नंबर ए बोलता है वेयर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ये गुड्स का मूवमेंट हो रहा है साहब, तो ऐसे केस में वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भले वो एक्स फैक्ट्री बेस पे हो, एफआर बेस पे, उससे कोई कंसर्न नहीं है। वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर क्लोज में भी बोलता है क्या? बिल टू शिप टू के केस में अगर आपने आपकी जब मैं कस्टमर हूं, मैंने अपनी डायरेक्शन पे गुड्स किसी थर्ड पर्सन को डिलीवर कराया, तो ऐसे केस में कहां डिलीवर किया उसे कंसर्न नहीं है। जो प्रिंसिपल, जो कस्टमर था आपका, क्लाइंट था, रेसिपिएंट, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ध्यान देना, बिल टू शिप टू के केस में दो ट्रांजेक्शन होंगे, दो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं सर। सर आपने गुड्स मेरे को सेल किया और मैंने गुड्स किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया और आपको बोला डायरेक्टली आप गुड्स उनको डिलीवर करिए, तो आप जो मेरे को बिल लिखेंगे उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, और जो मैं बिल लिखूंगा उस रेसिपिएंट को उसके लिए जहां गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा, मतलब उसका प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर क्लोज नंबर सी बोलता है क्या? जहां मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है, तो सर द प्लेस वेयर द गुड्स वर देयर, जहां पे मैंने गुड्स डिलीवर किए कस्टमर को, वेयर द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू दी कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। सर क्लोज नंबर डी बोलता है क्या? अगर मैंने किसी गुड्स का इंस्टॉलेशन किया, असेंबलिंग किया एट साइट पर, तो जहां इंस्टॉल किया, जहां असेंबल किया, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लोज नंबर ई बोलता है क्या? ऑन बोर्ड अगर आपने गुड्स बेचा है, ऑन बोर्ड अगर आपने कोई गुड्स बेचा है, मतलब वेसल में, एयरक्राफ्ट में, ट्रेन में, मोटर व्हीकल में, सर आपने गुड्स बेचा चाय मसाला चाय ट्रेन के अंदर, वो सर्विस है भाई। गुड्स अगर बेचा है ऑन बोर्ड, तो ऐसे केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस। कहां पे गुड्स का बोर्डिंग कराया था वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आपने कहां सप्लाई किया उसे कंसर्न नहीं, क्योंकि मान लो फ्लाइट में बेचा है आपने गुड्स, तो ऐसा थोड़ा ऊपर से देखेंगे नीचे वो भाई हम कहां पहुंचे। सर वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कहां बेचा उसे कंसर्न नहीं है। सबसेक्शन 2 बोलता है अगर मान लो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है इस पर सबसेक्शन 1, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, पर एट प्रेजेंट कोई रूल्स इस तरह के प्रिस्क्राइब नहीं किए, कोई झगड़े वगैरह नहीं हुए अब तक। सर फिर आती है बात क्या? सेक्शन नंबर 11 के बारे में। सेक्शन नंबर 11 बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सर इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया। सर ध्यान देना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कब कहते हैं सर? ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस इन इंडिया। आउट ऑफ इंडिया से गुड्स आप एक्चुअली इंडिया में लेके आ रहे हो तो उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहेंगे। सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तब जाके उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहेंगे, नहीं तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं कहेंगे। सर अब आइए सेक्शन नंबर 12 और 13 प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। सर का दिल थाम के बैठेगा, क्योंकि सर यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 और 13 में, सर सेक्शन नंबर 12 में 13 केसेस है और सेक्शन नंबर 13 में 14 सबसेक्शन से दिल थाम के देखिएगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करके आते हैं एग्जाम के अंदर, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों टैक्सेबल टेरिटरी के, तो वहां प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस सेक्शन। और सर
सेक्शन 12 लगेगा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन केस में एक तरह से। सेक्शन 13 लगता है कब? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 से मेन बात शुरू होती है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 इज द जनरल प्रोविजन। वो बोलता है क्या? अगर रेसिपिएंट, अगर अच्छा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 जनरल प्रोविजन बोलता है अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन नंबर 3 से लेके 14 में अगर कवर होती है तो वो रेफर करिएगा, या दिमाग खराब मत करना। पर अगर आपकी सर्विस स्पेसिफिकली सबसेक्शन 3 से लेके 14 में कवर नहीं होती है तो सबसेक्शन 2 लगेगा, मतलब जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन 2। सर जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है ना सर, उसी तरह से ये है सर। तो सर वो बोलता है क्या? अच्छा आप ये मत समझ लेना कि बाकी सबसेक्शन अगर याद नहीं है, बाकी सबसेक्शन याद नहीं होते तो सबसेक्शन 2 ही लगा के आ जाना। अरे भाई ऐसा नहीं करने का सर। तो अगर स्पेसिफिक सर्विस के लिए सबसेक्शन 3 से लेके 14 में अगर आपकी सर्विस कवर होती है तो वो रेफर करिएगा, नहीं तो सबसेक्शन 2 रेफर करना। जनरल प्रोविजन बोलता है क्या? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई B2B ट्रांजैक्शन केस में। और अगर B2C ट्रांजैक्शन है, इफ द रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो वो प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। वो अगर हमारे ऑन रिकॉर्ड नहीं है, उसका एड्रेस नहीं है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड भी नहीं, तो ऐसे केस में फिर क्या करेंगे साहब? सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा भाई? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। अब स्पेसिफिक प्रोविजंस की तरफ बढ़ रहे हैं हम सब। सबसेक्शन 3 बोलता है कि सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, भली वो कंस्ट्रक्शन सर्विस हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो, कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस हो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस हो, हाउस बोट वाला हो, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज हो, या आपने कोई गार्डन बुक कराया, होटल बुक कराया सर किसके लिए? पार्टी शार्टी करने के लिए, और उनसे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी एक्टिविटी के लिए। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। इसमें रियल एस्टेट एजेंट भी कवर हो जाते हैं सर। ओके सर, अगर प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इमूवेबल is located in more than one state या यूनियन टेरिटरी तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इट शुड बी अ पोर्शन बिटवीन ऑल द स्टेट। जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहां रेस्पेक्टिव स्टेट प्रोपोर्शनेटली वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेटली प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा और रेस्पेक्टिव स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। अब वो कैसे आएगा? उसके लिए रूल नंबर 4 दिया हुआ सर। रूल नंबर 4 बोलता है क्या? आगे दे रखा है, मैं यही बताता हूं सर आपको। रूल नंबर 4 बोलता है क्या? अगर कोई होटल अकोमोडेशन है जहां पे मोर देन वन स्टेट में होटल लोकेटेड है और आपने सिंगल फीस देकर आपने होटल बुकिंग कराया है अलग अलग स्टेट का, तो ऐसे केस में सर नंबर ऑफ नाइट स्टेड सर इन ईच स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर सर हाउस बोट वाला सर्विसेज था जो मोर देन वन स्टेट में हाउस बोट जा रही है तो वहां पे टाइम स्पेंड कितना आपने टाइम स्पेंड किया ईच स्टेट में, अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिव वैल्यू हम अपोर्शन करेंगे रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज एंड रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड इन एनी अदर केस रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी तो सर एरिया ऑफ प्रॉपर्टी लोकेटेड इन रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर ये था रूल नंबर 4। सर रूल नंबर 5 बोलता है क्या? सॉरी आ गए हम कहां पर? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 4 में रेस्टोरेंट सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, फिटनेस एंड हेल्थ सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 5 बोलता है क्या? ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज के केस में रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लायर ने सर्विसेज कहां परफॉर्म करी, सर कोचिंग कहां पढ़ाया, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर सर। सबसेक्शन नंबर 6 बोलता है क्या? अगर कोई अम्यूजमेंट पार्क या कोई इवेंट वगैरह हो रहा है जिसका आप एंट्री टिकट ले रहे हो या उससे रिलेटेड कोई एंसिलरी एक्टिविटी है तो जहां पे इवेंट हो रहा है जहां पे वो अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर वो इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज है, ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट या उससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विसेज या उस इवेंट को स्पॉन्सरशिप वाली सर्विसेज हो गई तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहाँ पर रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बात खत्म सर, आगे देखना ही मत। पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इवेंट जहां पे हो रहा है दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर इवेंट आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर इवेंट मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो ऐसे केस में सर इट विल बी डिटरमाइंड यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। और रूल नंबर 5 बोलता है क्या? सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा के ऐसे केस में वैल्यूएशन निकालेंगे रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज एंड रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेटली। क्लियर डन। पर हाँ ध्यान देना बेटा, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आगे कुछ देखना ही नहीं, मल्टीपल स्टेट में हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, क्या हो रहा है, वी डोंट केयर। रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बात खत्म सर। क्लियर डन। सर देना था क्या? सबसेक्शन नंबर 8 ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल्स और कुरियर सर्विसेज के केस में सर अगर B2B ट्रांजैक्शन मतलब रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं तो जहां से गुड्स उठाया है मतलब द प्लेस वेयर द गुड्स वर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके सर। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में अगेन अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में, बात खत्म, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे देखना ही मत। पर अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से पैसेंजर को उठाया मतलब द प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर एट द टाइम ऑफ बुकिंग द पैसेज ये हमको नहीं पता कि पैसेंजर कहां से एम्बार्क करेगा तो ऐसे केस में सबसेक्शन 2 लगा देंगे, जनरल प्रोविजन होगा वो लगाएंगे बेटा। पर हाँ एक बात और, कंटिन्यूस जर्नी बोला है
अगर मान लो प्लेस ऑफ एम्बार्केशन पता है तो द प्लेस ऑफ एम्बार्केशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द कंटिन्यूस जर्नी। पर यहाँ पे ध्यान ना, अगर आपने रिटर्न फ्लाइट बुक करी है तो ऐसे केस में रिटर्न फ्लाइट को कंटिन्यूस जर्नी नहीं मानेंगे, दोनों को सेपरेट जर्नी मानेंगे बेटा। क्लियर? तो रेस्पेक्टिव प्लेस जहां से वो एम्बार्क कर रहा है विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर ये सब बातें नहीं आएगी अगर रेसिडेंट रजिस्टर्ड है, तो रेसिडेंट रजिस्टर्ड तो बात खत्म, उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। सर फिर ऑन बोर्ड अगर आपने कोई सर्विसेज ली, चाय, मसाला चाय, चाय या आपने कोई भी सर्विसेज ऑन बोर्ड, सर वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल, ट्रेन वगैरह में सर्विसेज ली, तो ऐसे केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ शेड्यूल्ड डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस। सर कहां से वो डिपार्चर, उसका फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज कहां परफॉर्म करी उससे मतलब नहीं है। देन टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल एंड D2H टेलीविजन सर्विसेज टू एनी पर्सन। ऐसे केस में अगर फिक्स्ड लाइन, लैंडलाइन, लीज लाइन या लीज सर्किट, टेलीफोन सर्किट्स के थ्रू आप सर्विस दे रहे हो या टावर के थ्रू सर्विस दे रहे हो, डिश एंटीना के थ्रू सर्विस दे रहे हो, तो ऐसे केस में जहां वो फिक्स्ड लैंडलाइन या लीज लाइन या इंटरनेट लीज्ड सर्किट या डिश एंटीना लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मोबाइल सर्विसेज अगर है उसमें अब पोस्टपेड है कि प्रीपेड है, अगर पोस्टपेड मोबाइल या इंटरनेट सर्विस है तो बिलिंग एड्रेस, अगर प्रीपेड है या इंटरनेट या D2H सर्विसेज, DTH मतलब टाटा स्काई बेटा, तो ऐसे केस में डायरेक्ट टू होम, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, डिपेंड्स। सर सबसे पहली बात, अगर आपने सिम कार्ड या रिचार्ज कूपन वाउचर आपने एजेंट को बेचा है, जैसे एयरटेल ने अपने एजेंट को बेचा, तो एजेंट का लोकेशन, एजेंट या रीसेलर का जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब भले एजेंट फाइनल सब्सक्राइबर को बेचे या डायरेक्ट कंपनी एयरटेल जो है वो डायरेक्ट सब्सक्राइबर को बेच दे, तो अगर फाइनल सब्सक्राइबर को अगर आपने बेचा है तो सर वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, वो प्री पेमेंट कहां रिसीव हुआ, वो दुकान का लोकेशन ही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगर पेमेंट ऑनलाइन करे तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अदर केसेस अगर मान लो इसके अलावा कोई केस बचा तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ सर अगर इन सारे केसेस में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं है तो ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ लीज्ड सर्किट अगर मोर देन वन स्टेट में लोकेटेड है तो रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां जहां वो लीज सर्किट लोकेटेड है। अब उसके लिए रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, उसके लिए रूल नंबर 6 दिया है। रूल नंबर 6 काम है यही पे आपको समझा देता हूं। रूल नंबर 6 बोलता है क्या, मान लो एक लीज सर्किट जो है, लीज लाइन का सर्किट एक है कहा दिल्ली में, एक का है मुंबई महाराष्ट्र में, तो ऐसे केस में दिल्ली एंड मुंबई महाराष्ट्र मतलब 1:1 के रेशियो में प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। पर मान लो बीच में कोई एक इंटरमीडिएट पॉइंट है राजस्थान के अंदर और वहां से भी आप लीज सर्किट की सर्विस दे रहे हो तो राजस्थान को माना जाएगा कि वहां पे एक सिंगल पॉइंट और है, 1:1 दिल्ली राजस्थान एंड मुंबई महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे साहब। क्लियर? डन। सर बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के केस में अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। इंश्योरेंस सर्विस के केस में रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, B2B है, तो उसका लोकेशन, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तो होगा ही होगा भाई, वरना इंश्योरेंस क्लेम कैसे देंगे हम, इसलिए रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेटरी बॉडी या लोकल अथॉरिटी मेंट फॉर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, तो ऐसे केस में सर रेस्पेक्टिव स्टेट अगर मल्टीपल स्टेट जहां पे वो एडवर्टाइजमेंट डिसेमिनेट हो रहा है वो लोकेशन द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेस्पेक्टिव और मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप सर्विस दे रहे हो तो ऐसे केस में रेस्पेक्टिव स्टेट प्रोपोर्शनेट टू वैल्यू हम निकालेंगे एंड अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन विल बी डिटरमाइंड एंड रेस्पेक्टिव स्टेट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनेट टू सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ईच स्टेट। क्लियर? डन। ये था आपका क्या सरकार सेक्शन नंबर 12 पूरा खत्म होता है। अब इसके सबसेक्शन 14 तक हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं क्या, अच्छा ये रूल्स दे रहे हैं, रूल्स के बाद हम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब आ रहा है क्या सेक्शन नंबर 13 जहां पर सर्विस सप्लायर का लोकेशन या रेसिपिएंट का लोकेशन दोनों में से एक का लोकेशन आउट ऑफ इंडिया है तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसके लिए सेक्शन नंबर 13 अप्लाई होगा। ये सबसेक्शन 1 ने बोला। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जनरल प्रोविजन अगर आपकी सर्विसेज सबसेक्शन 3 से लेकर 13 में कवर है तो वहां रेस्पेक्टिव सबसेक्शन देखिए भाई सर, पर जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या, अगर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमिनेबल है तो रेसिपिएंट का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर रेसिपिएंट का लोकेशन डिटरमिनेबल नहीं है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। सर सबसेक्शन नंबर 3 दिल थाम के बैठेगा बेटा, या फिर सर सेक्शन 13 जो है दैट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए अभी तो देखो सुपर फास्ट रिवीजन हो रहा है सो दैट आप पूरे सिलेबस को अपने कंट्रोल में ले पाए। पर हाँ जो कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर के अंदर आपको समझा है कि इनको किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करना फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसको प्लीज सर जरूर ध्यान दीजिएगा। और कभी भी सर क्वेश्चन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड आता है तो आप क्या करिएगा, पहले सप्लायर का लोकेशन देखिए, फिर सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकालिए, फिर देखिए
कि अदर कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस मेट होती है कि नहीं होती है। उसके बाद डिफाइन करना कि ये सर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के डेफिनेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिएगा आप जीरो रेटेड सप्लाई के स्कोप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिएगा आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कि सर अगर आईटीसी मिलेगा, जीरो रेटेड सप्लाई है तो रिफंड मिलता है कि नहीं मिलता है। ये पूरी चेन है बेटा। ओके, जिस तरह से मैंने लेक्चर में समझाया वो प्रोसेस को पूरा ध्यान रखिएगा बेटा। ओके, अभी तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली बात करें। सेक्शन 13 सबसेक्शन नंबर 3 बोलता है क्या, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, जहां पर service provider needs the physical presence of the recipient या any other person on behalf of recipient to perform his services। अरे हाँ है ना भाई, आप आउट ऑफ इंडिया गए और वहां पे आपने कौन सी सर्विसेज ली? अरे भाई खाने की सर्विस ली बेटा, जहाँ पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। पता नहीं आप क्या सोच रहे हो सर, मसाज सर्विसेज वगैरह। तो ऐसे केस में वेयर द सर्विसेज वर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर सेकंड बात कहता है कि इसमें क्या, सर्विसेज जहां पर supplier of service needs the physical presence of the goods to perform its services। सर गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस चाहिए टू परफॉर्म हिज सर्विसेज। तो ऐसे केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वहां सबसेक्शन 3 ने बोला क्या सर, अगेन वेयर द सर्विसेज वर एक्चुअली परफॉर्म्ड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज कहां परफॉर्म करी, जैसे रिपेयरिंग ऑफ द गुड्स कहां परफॉर्म करी, इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर मान लो मैंने किसी रिमोट लोकेशन बैठे बैठे गुड्स कहीं और लोकेटेड था और ऑनलाइन या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मैंने गुड्स का रिपेयरिंग कर लिया, तो ऐसे केस में एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग माय सर्विसेज गुड्स कहां लोकेटेड था वो हो जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में एंटर हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर या प्रोसेस या एनी अदर प्रोसेस, और वो टेम्पररी आपने रिपेयरिंग वगैरह करके वापस से उस गुड्स को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया एक्सेप्ट वो यूज व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिपेयरिंग सर्विस, तो ऐसे केस में सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा। अब सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा तो सबसेक्शन 2, जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन 2 मतलब सर रेसिपिएंट का लोकेशन, सो दैट सर अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में आ रहा है और वापस आउट ऑफ इंडिया के, जैसे अनपॉलिश डायमंड आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में है, आपने पॉलिश करके वापस से बाहर भेज दिया सर, तो पॉलिशिंग चार्ज जो आपने लिया वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर सर वो टेम्पररी इंडिया में आया था और आउट ऑफ इंडिया वापस से चला गया विदाउट बीइंग यूज्ड और अदर कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर सेटिस्फाइड है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सबसेक्शन 2 लगवाया इस केस में। क्लियर, डन। आइए बच्चों, सर सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, होटल बोर्ड वेसल एटसेट्रा। तो ऐसे केस में जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंड टू बी लोकेटेड, वो हो जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 5 बोलता है क्या, सर कोई भी इवेंट हो रहा है उससे रिलेटेड एडमिशन से रिलेटेड सर्विसेज या सर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट से रिलेटेड कोई सर्विस या उससे रिलेटेड कोई भी एंसिलरी सर्विस, तो ऐसे केस में जहां इवेंट हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देखो बेटा सेक्शन में 12 और 13 में एक बेसिक बहुत बड़ा फर्क जो है वो है क्या, सेक्शन में 12 में कई सारी जगह पे लिखा था क्या, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड तो उसका लोकेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, या डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करिए, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो ना हो उससे कोई कंसर्न नहीं है। जैसे यहाँ पे इवेंट कहां हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, भले रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो ना हो उससे कंसर्न नहीं है। फिर सबसेक्शन 6 बोलता है क्या, सबसेक्शन 3, 4 और 5 की सर्विसेज अगर आपने मोर देन वन टेरिटरी में प्रोवाइड करी है, जैसे कुछ सर्विस आपने प्रोवाइड करी कहां पे सर, जापान में, कुछ चाइना में, कुछ सिंगापुर में और कुछ इंडिया में। अब सर उसके लिए कॉमन बिल अगर आपने चार्ज किया है, कॉमन बिल अगर आपने इशू किया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो सबसेक्शन 6 बोलता है क्या, अगर मोर देन वन टेरिटरी इंक्लूडिंग वन इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ऐसे केस में सर पूरे ही सर्विस के लिए सर टैक्सेबल टेरिटरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब पूरे के लिए इंडिया विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, सबसेक्शन 7 बोलता है क्या, सबसेक्शन 3, 4, 5 वाली सर्विसेज अगर आपने मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में अगर आपने प्रोवाइड करी है, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, अगेन proportion of the value of services provided to each state will be the place of supply। उसके लिए रूल नंबर 7 दिया हुआ है। रूल नंबर 7 में आपको यही पढ़ा जाता हूं बच्चों। वहां पे कहा है क्या सर, रूल नंबर 3 में क्या था, गुड्स पे कोई सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो या पर्सन पे कोई सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो, जहां फिजिकल प्रेजेंस चाहिए गुड्स या पर्सन की। क्लियर, तो ऐसे केस में अगर पर्सन पे सर्विसेज आपने परफॉर्म करी तो ऐसे केस में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेफर करना है। गुड्स पे अगर सर्विसेज आपने परफॉर्म करी इन मोर देन वन स्टेट में, और सर सेम गुड्स पे अगर आपने सर्विसेज परफॉर्म करी तो इक्वल वैल्यूएशन करके इक्वली हम डिवाइड कर देंगे रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज। क्लियर, और अगर अलग अलग गुड्स पे आपने सर्विसेज परफॉर्म करी अलग अलग स्टेट में, तो ऐसे केस में जो इनवॉइस वैल्यू है उस गुड्स की जो वैल्यू है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शन कर देंगे ईच स्टेट वाइज की वैल्यू सप्लाई क्या होगा। क्लियर, और हाँ सबसेक्शन 4 रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, सबसेक्शन 5 इज रिगार्डिंग इवेंट। तो उसके लिए बोल दिया क्या, जो हमने सेक्शन नंबर 12 पढ़ते वक्त रूल्स पढ़ते हैं वही रूल रेफर करिएगा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए बेटा। ओके सर सबसेक्शन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा सबसेक्शन, यहाँ पे 3 सर्विसेज बोली है। फर्स्ट क्या, अच्छा इन तीनों सर्विसेज में सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है।
अच्छा, नॉर्मली सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, पहले रेसिपिएंट का लोकेशन देखो, वो डिटरमिनेबल नहीं है, वो डिटरमिनेबल नहीं है, तो रेसिपिएंट का लोकेशन, तो सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर यहां पर तो इन तीन सर्विस में हमेशा सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तीनों, कई बार एग्जाम के लिए अट्रैक्टिव भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। सर सबसेक्शन नंबर 8, तीन सर्विसेज। फर्स्ट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स। सेकंड, इंटरमीडिएट सर्विसेज। अब इंटरमीडिएट भले ही आप गुड्स के हो या सर्विसेज के हो, एजेंट ऑफ गुड्स हो या एजेंट ऑफ सर्विसेज, टूर ऑपरेटर हो बेटा, आप ट्रैवल एजेंट हो बेटा, एटसेट्रा। ओके, एंड थर्ड, सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट बट अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट। वेसल एयरक्राफ्ट के केस में सबसेक्शन 2 लगाइएगा। यॉट अगर आपने हायरिंग पे दी है सबसेक्शन 8 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस रेंटिंग और हायरिंग शुड बी फॉर अ पीरियड अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो ही ये सबसेक्शन नंबर 8 लगेगा। अच्छा, हायरिंग ऑफ, जैसे आप गोवा गए, कोई फॉरेनर रहा है गोवा में और उसको आपने हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वगैरह दिया बेटा, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, खुद का ही लोकेशन बेटा। ओके, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर, ध्यान दीजिएगा बेटा, वहां पर इंक्लूडिंग मेल और कुरियर था, यहाँ अदर देन मेल और कुरियर है, और यहाँ पर जो यहाँ पे कवर नहीं वहां पे, अच्छा इसके केस में फिजिकल प्रेजेंस सबसेक्शन 3 लगेगा, जहां सर्विसेज परफॉर्म हुई है। पर बाकी नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में सर वहां पे क्या था, जहां से गुड्स को उठाया है, यहाँ पे जहां गुड्स डिलीवर किया है, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में अगेन यहाँ पे क्या है, जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया है ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अच्छा, वहां पे सेपरेट जर्नी माना जाता था रिटर्न फ्लाइट को, यहाँ पर सिंगल जर्नी माना जाएगा, जहां से फर्स्ट बार, अच्छा उसने मान लो मल्टीपल जर्नी के लिए सिंगल टिकट बुक कराया, तो फर्स्ट जहां से उसने एम्बार्क किया वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। देन ऑन बोर्ड द कन्वेंस, अगर आपने कोई सर्विसेज दी है तो ऐसे केस में फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सेम वहां पे जो था वो यहीं पर है। सर OIDR सर्विस, ध्यान देना बेटा, netflix.com की अगर आपने सर्विसेज ली है, OIDR सर्विस के केस में हमेशा ही रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा और रेसिपिएंट का लोकेशन ही निकालना पड़ेगा। अच्छा, रेसिपिएंट का लोकेशन कैसे निकलेगा बेटा, सर यहाँ पे कुछ फैक्टर दे रखे, उनमें से कोई भी 2 फैक्टर पूरे हो गए तो मान लेंगे रेसिपिएंट इंडिया का है बेटा। फर्स्ट, सर अगर रेसिपिएंट जिस लैपटॉप से, जिस मोबाइल से उसने OIDR सर्विस ली है, उसका IP एड्रेस अगर इंडिया का है, या फिर सर 7 फैक्टर, या फिर अगर उसने पेमेंट किया है तो जो पेमेंट जिस बैंक से किया वो बैंक इंडिया का है। सर थर्ड, अगर उसने किसी कार्ड से पेमेंट किया तो कार्ड इंडिया से इश्यू हुआ है। सर उसने बिलिंग एड्रेस जो दिया वो इंडिया का दिया, उसने जो सर लॉग इन करते वक्त, साइन इन करते वक्त एड्रेस दिया वो इंडिया का दिया बेटा। सरकार ध्यान दीजिएगा, सर इन सारे केसेस में बोल दिया क्या, रेसिपिएंट कहाँ का कहलाएगा, रेसिपिएंट इंडिया का कहलाएगा सर। और रेसिपिएंट अगर इंडिया का है OIDR सर्विस के केस में, और रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, और सप्लायर ऑफ सर्विस लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। ऐसा सेक्शन 14 में का है, अगला सेक्शन आने वाला सब ध्यान दीजिएगा बेटा। अच्छा सर, नेक्स्ट आता है क्या, सबसेक्शन नंबर 13, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो टू अवॉइड द नॉन टैक्सेशन और टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल सकती है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ये रहेगा, दिमाग खराब मत करना। और एट प्रेजेंट 3 सर्विसेज नोटिफाई करी। फर्स्ट, दवाई पर अगर आपने कोई R&D किया है, सर services in relation to research and development related to pharmaceutical sector provided by a person in taxable territory to a person who is located in non taxable territory। सर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया का है, जो R&D कर रहा है वो इंडिया का, रेसिपिएंट कंपनी आउट ऑफ इंडिया की, तो ऐसे केस में यहाँ बोल दिया क्या, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स पे सर्विसेज परफॉर्म करी, नॉर्मली सबसेक्शन 3 लगता है, पर सर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट का बेनिफिट देना था इस सर्विस को, इसलिए बोल दिया गवर्नमेंट ने क्या, दिमाग खराब मत करना, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है। फर्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके, प्लेस ऑफ सप्लाई के अलावा बाकी सारी कंडीशन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की पूरी होनी चाहिए। सेकंड, आपने जो काम किया इस पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए बेटा। सेकंड बोलता है क्या, सर मेंटेनेंस सर्विसेज, रिपेयर सर्विसेज ऑफ रिलेटिंग टू एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट इंजन या उसके पार्ट्स कंपोनेंट्स। और सेम पॉइंट इज रिगार्डिंग वेसल, एयरक्राफ्ट या शिप्स के केस में। सब पॉइंट नंबर 3, दोनों ही केस में सर बोल दिया क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बात खत्म। क्योंकि सर रिपेयरिंग जहां करते हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, पर सर यहां तो क्लियर बोल दिया रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और हाँ, मैंने लेक्चर के अंदर आपको समझाया हुआ है, इन दोनों सर्विस में इंपैक्ट जो आ रहा है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आ रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में इंपोर्टर विल बी लायबल टू पे टैक्स, यहां पर सर इंपोर्टर को नुकसान हो रहा है सर देश के अंदर, ध्यान दीजिए। ओके सर, ये हमने पढ़ लिया क्या, IGST एक्ट के सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 13 तक सारी बातें हमने कर ली। इनकेस अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो क्या करने का, ये रूल नंबर 7 जो दिया था वो भी हमने बात ऑलरेडी कर ली थी जब रेस्पेक्टिव पॉइंट आया था तभी। सर रूल नंबर नेक्स्ट आ रहा है क्या, कुछ सर्कुलर्स, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अरे सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया, सर्कुलर देके बोला कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज को एक तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की तरह माना जाएगा। क्योंकि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, सैटेलाइट लॉन्च जो कर रहे हो वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स माना जाएगा। एंड सिंस सैटेलाइट जो लॉन्च करते हो वो सर स्पेस में करते हो, स्पेस इज आउट ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, और ऐसे केस में अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। अगर आपने अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंडिया के किसी
सर्विस सप्लाई, सर्विस रेसिपिएंट को सर्विस दिए, तो सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, और जिसमें लिखा है क्या, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ इंडिया तो डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब आउट ऑफ इंडिया। क्लियर, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई में आएगा वो। एंड सर अगर इंटरनेशनल कस्टमर को सर्विसेज दी तो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अगेन डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स व्हिच इज आउटसाइड इंडिया इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बाकी सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती तो जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा उसको। सेम सर यहां लिखा था क्या, क्लेरिफिकेशन ऑन सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय NSIL टू इंटरनेशनल कस्टमर वेदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और नॉट। तो सर यहां बोला है क्या, जो हमने यहां पे सर्कुलर में क्लेरिफाई किया वही सर्कुलर यहां पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि सेम सर्विसेज आप प्लेस ऑफ सप्लाई, स्पेस होगा, आउट ऑफ इंडिया होगा, और अदर कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर सेटिस्फाई होती है तो बिल्कुल जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट इसको मिलेगा। एक जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहां लिख रखा है कि सर सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इसरो या अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, क्लियर, इसने जो सर्विस दी है उसको मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में वैसे भी क्या किया, एग्जाम किया पर हाँ सर ऑल दो ये एग्जाम पर अगर ये एक्सपोर्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट इनको मिलता है, इनपुट्स वगैरह का ITC मिलेगा जिसका ये रिफंड ले सकते हैं बेटा। ओके आइए सर नेक्स्ट सर्कुलर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई सर्कुलर था वो तो मैं समझाता हूं बेटा। अगर मान लो आपने कोई सर्विस एक्सपोर्ट करी, मान लो USA को, सर कॉन्ट्रैक्ट मिला 100 करोड़ का, उसमें से आपने 20 करोड़ का जो काम था वो आउटसोर्स कर दिया जापान वाली कंपनी को। अब सर वो US वाली कंपनी जो थी वो आपको सर सर्विसेज तो आपने ही प्रोवाइड करी 100 करोड़ की, अब पेमेंट जो कर रहे हो वो 80 करोड़ आपको कर रहे हो, 20 करोड़ जापान वाले को कर रहे हैं, तो क्या ऐसे केस में केवल 80 करोड़ ही एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कैटेगरी में आएगा या पूरा 100 करोड़ आएगा? तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है, बोला दिमाग खराब मत करना, पूरा 100 करोड़ जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में आएगा। सर भले ही आपने 20 करोड़ डायरेक्टली जापान को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ऐसे केस में पूरा 100 करोड़ इज द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, 20 करोड़ माना जाएगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपने किया है जिसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करके उसका रिफंड ले लीजिएगा, वो एक अलग बात है, पर पूरा बेनिफिट 100 करोड़ पर एक्सपोर्ट का आपको मिलेगा सर, अगर अदर कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सेटिस्फाइड है तो। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्विसेज इन रिलेशन टू कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट एटसेट्रा, उस केस में क्या होगा, यहां बोल दिया गवर्नमेंट ने क्या, दो सर्विसेज आर नॉट इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो पोर्ट अथॉरिटी सर्विस देती है, कोई भी कार्गो अगर इंपोर्ट होता है आउट ऑफ इंडिया से तो पोर्ट अथॉरिटीज वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कार्गो हैंडलिंग, जैसे अराइवल ऑफ द वेगन्स एट द पोर्ट, हॉलेज ऑफ द वेगन्स एटसेट्रा सर्विसेज, तो दीज आर नॉट सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसलिए सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा, जनरल प्रोविजन सबसेक्शन 2 जो होता है वो लगेगा साहब इस केस में। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 या सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा। अगर सर दोनों पर्सन इंडिया के तो 12 लगा देना, दोनों में से 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का, सेक्शन नंबर 13 लगा देना, पर जनरल प्रोविजन सबसेक्शन 2 लगेगा साहब। अच्छा एक और बात कही क्या, कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द डायमंड्स, सर डायमंड टेम्पररी इंडिया में आ रहा है और उसका कटिंग पॉलिशिंग और एक्टिविटीज होके वापस से इंडिया से बाहर जा रहा था, ऐसे केस में आपको पता है हमने अभी अभी बात करी थी, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 नहीं लगेगा, 13 सबसेक्शन 2 लगेगा, क्योंकि गुड्स टेम्पररी इंडिया में आ रहा है और वापस इंडिया से बाहर जा रहा है, और अगर अदर कंडीशंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सेटिस्फाई होती है तो बेनिफिट मिलेगा इसको एक्सपोर्ट का। सरकार देख नेक्स्ट क्या है सर, अगर आप सर्विसेज दे रहे हो इन रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड, आप क्या कर रहे हो सर, सॉफ्टवेयर या डिजाइनिंग सर्विसेज दे रहे हो सर इनको, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या साहब, ये नॉर्मल सबसेक्शन 2 वाली सर्विसेज है, यहां पर ऐसा नहीं कि सर आपने क्या हुआ, आप एक सॉफ्टवेयर या डिजाइन डेवलप कर रहे हो, अब उसके लिए भले ही कुछ प्रोटोटाइप आप आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में मंगाते हो जिसपे आप टेस्टिंग वगैरह करते हो, तो दैट टेस्टिंग इज जस्ट एंसिलरी टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यू सर, वो मेन एक्टिविटी नहीं है। तो सर ऐसा नहीं कि जो गुड्स आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो उस पे ही सर्विसेज परफॉर्म करनी है, ऐसा नहीं है, क्लियर, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सर्विस, इसलिए सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 में नहीं आएगा, सबसेक्शन 2 लगेगा और सबसेक्शन 2 के अकोर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा और उसके अकोर्डिंग देखेंगे एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलना है कि नहीं मिलना है। देन नेक्स्ट आता है क्या सर, सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड अगेन एक सर्कुलर आया जिसने बोल दिया क्या, कोई एक फॉरेन कंपनी बेटा, सर कोई एक फॉरेन कंपनी इंडिया में उसकी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी या सिस्टर कंसर्न है, उसने सर्विसेज दी बेटा, सुनना बच्चों, सर इन्होंने आपस में सर्विसेज दी है। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, अगर कोई कंपनी आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, उसका इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया हो रखा है, अब इंडिया में उसका कोई सिस्टर कंसर्न है या उसका कोई सब्सिडरी कंपनी है जिसका इंडियन लॉ में अलग से इनकॉर्पोरेशन हो रखा है, तो ऐसे केस में दोनों ही दो सेपरेट लीगल एंटिटी है, बोथ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में जो फिफ्थ कंडीशन है वो क्या है, दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए। यहां पर अगर दोनों कंपनी, एक कंपनी आउट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, एक पर्सन उसी का ब्रांच या उसी का सिस्टर कंसर्न इंडिया में अलग, इंडिया के लॉ में अलग से इनकॉर्पोरेटेड है, तो सेपरेट कंपनी बन चुकी है, दो सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है, दोनों सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कराएगी, और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के बाकी सारे
कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। पर यही अगर एक ब्रांच ऑफिस होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफिस होता है जिसका अलग से इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते बेटा। क्लियर। और एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलता उस केस में। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट के स्कोप के लिए सर्कुलर आया और बोलता है क्या साहब, इंटरमीडिएट के केस में बोलो, मान लो सर मैं आपके एजेंट की तरह काम कर रहा हूं, आई एम एक्टिंग एज अ एजेंट या ब्रोकर, तो मैं इंटरमीडिएट के स्कोप में आऊंगा साहब। इफ आई एम सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन माय ओन बिहाफ, तो वो सर इंटरमीडिएट के स्कोप में नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई काम मेरे को आउटसोर्स किया, सब कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, तो मैं आपका एजेंट नहीं हूं, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। नो डाउट आपके बिहाफ पर आपने जो काम आउटसोर्स किया वो मैं हो सकता है सर्विस किसी थर्ड पर्सन को दे रहा हूं आपके बिहाफ पर, बट आई एम नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज एन एजेंट, सब कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज नॉट अ इंटरमीडिएट सर्विसेज। सेकंड थिंग, अगर सर मैं सर्विसेज दे रहा हूं आपके बिहाफ पे, जैसे टूर ऑपरेटर बेटा में, सर होटल है आपका, कोई कस्टमर आया, मैंने होटल बुक किया, आपके बिहाफ पे किया सर, हाँ है ना भाई, या फ्लाइट या टिकट बुक रहा है तो आपके बिहाफ पे किया, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन माय ओन। सर यहाँ पे थर्ड 3% इन्वॉल्व है सर, क्या क्या सर, मिनिमम 3 पार्टी है, एक तो मैं, एक होटल, एक क्लाइंट। सर यहाँ पे 2 सप्लाईज है, एक तो मेन सप्लाई जो आप होटल की सर्विस दे रहे हो किसको, क्लाइंट को, मैं केवल कौन हूँ, एक बीच में एंसिलरी सर्विस देने वाला पर्सन हूँ। सर आई एम जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट। क्लियर। तो मैं जस्ट एक एजेंट, ब्रोकर या अदर सिमिलर पर्सन की तरह काम कर रहा हूँ। डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन who provide the goods or service or both on his own account। मैं अपने खुद के बिहाफ पे नहीं दे रहा हूँ साहब। क्लियर। तो ऐसे केस में वो इंटरमीडिएट सर्विस के स्कोप में आएगा बच्चों, हाँ है ना बात बेटा। पर अगर आपने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, आउटसोर्स किया, तो वो इंटरमीडिएट के स्कोप में नहीं आता। जस्ट ये क्लेरिफाई करने के लिए सर्कुलर दिया था सर। आइए सेक्शन नंबर 14 ऑफ द आईजीएसटी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन नंबर 14 के बारे में ऑलरेडी मैं बात वैसे कर चुका हूं आपसे। ओआईडी सर्विस, अगर सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, OID ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, तो हमेशा रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। अब रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है, सप्लायर आउट ऑफ इंडिया का है, और सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया हो गया, तो ऐसे केस में ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। टैक्स लगेगा, अब टैक्स कौन पे करेगा, यहां बोल दिया क्या, अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, वो टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। पर अगर रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ऐसे केस में सर टैक्स तो लगेगा, पर वो ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया है वो टैक्स पे करेगा, और हाँ वही टैक्स पे करेगा, और हाँ वही टैक्स पे करेगा। मतलब उसका फिजिकल प्रेजेंस अगर इंडिया में है तो वो टैक्स पे करेगा, नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो टैक्स पे करेगा, और वो भी नहीं है तो सर दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ। पर पे तो नहीं करना पड़ेगा साहब, वरना netflix.com का सब्सक्रिप्शन जिसने लिया है, ओआईडीआर सर्विस का सब्सक्रिप्शन जिसने लिया है, पेड सब्सक्रिप्शन, सर वो रिवर्स चार्ज में कैसे टैक्स पे करेगा, वो तो एंड कंज्यूमर है बेटा। क्लियर। सर ये बात हो गई। एक और बात जो यहाँ पे कही है वो कही, मान लो आपने netflix.com का जो सब्सक्रिप्शन लिया वो किसी इंटरमीडिएट के थ्रू लिया था साहब, वो वीडियो का लिंक आपको किसी इंटरमीडिएट के थ्रू मिला था, तो सर वो इंटरमीडिएट सर्विस सप्लायर कहलाएगा या netflix.com ही सर्विस सप्लायर कहलाएगा, क्योंकि जो सर्विस सप्लायर होगा वो इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन कराएगा, टैक्स पे करेगा साहब। इसलिए यहां पे सप्लायर कौन कहलाएगा, यहां बोल दिया क्या, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो एक्चुअल सप्लायर ऑफ सर्विस था जो netflix.com है, जैसे facebook.com से आपको लिंक मिला netflix.com का, और सर आपने फेसबुक के थ्रू नेटफ्लिक्स की वेबसाइट गए और वहां से सब्सक्रिप्शन लिया आपने, तो ऐसे केस में फेसबुक सर्विस सप्लायर है कि नेटफ्लिक्स, तो बोल दिया कि नेटफ्लिक्स ही सर्विस सप्लायर कहलाएगा अगर ये चारों कंडीशन पूरी होती है। तो पर अगर ये चारों कंडीशन क्यूमुलेटिवली पूरी नहीं होती है तो फेसबुक कहलाया जाएगा क्या, सप्लायर ऑफ सर्विस, और उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा और नेटफ्लिक्स वाली सर्विस पे बेटा, और उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। सर ये 4 पॉइंट कौन कौन से, फर्स्ट सर ध्यान देना बेटा, ये चारों कंडीशन क्यूमुलेटिवली पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट सप्लायर ऑफ सर्विस जो netflix.com है और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, इन दोनों के बीच में जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, सर इसमें netflix.com का, इसमें facebook.com का कोई रोल नहीं है। सेकंड, रेसिपिएंट जो पेमेंट कर रहा है सप्लायर को, उसमें सर जो पैसा जा रहा है डायरेक्ट नेटफ्लिक्स के अकाउंट में जा रहा है, फेसबुक के अकाउंट में नहीं जा रहा है सर। नेक्स्ट, अगर सर्विस कभी डिफेक्टिव मिली उसके लिए facebook.com रेस्पॉन्सिबल नहीं है सर। जो इनवॉइस इशू हुआ उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय netflix.com, जो आउट ऑफ इंडिया है उसने सर्विसेज दी है बेटा, हाँ है ना, और सर्विसेज का नेचर क्या वो भी लिखा होगा। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो ऐसे केस में सरकार facebook.com लायबल नहीं होगा, ऐसे केस में netflix.com ही लायबल होगा, वही सप्लायर ऑफ सर्विस माना जाएगा, नहीं तो netflix.com लायबल नहीं होगा और सर फेसबुक को मान लेंगे वही सप्लायर ऑफ सर्विस है बेटा। क्लियर, डन सरकार। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 15 बोलता है क्या, अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, उसने अगर गुड्स कोई गुड्स अगर इंडिया से परचेस करी है उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं, हमने पढ़ लिया। पर सर अगर वो गुड्स आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहा है तो जो इंटरनेशनल पोर्ट या कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट है वहां पे जो भी उसने आईजीएसटी पे किया वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, उसका बिल प्रोड्यूस करेगा, जो आईजीएसटी पे किया उसको रिफंड मिल जाएगा इन द प्रिस्क्राइब मैनर बेटा। डन सर। सेक्शन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो रेटेड सप्लाई। सर 2 ट्रांजेक्शन
अच्छा ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे जीरो रेट सप्लाई को जीरो बोलते हैं, जीरो ये नहीं बेटा, इसको नहीं बोलते जीरो रेट सप्लाई इस पर जीएसटी एक्ट। सर जीरो रेट सप्लाई दो एक्टिविटीज है। फर्स्ट, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी किसको, एसईजेड यूनिट की, एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को। सेकंड, आपने कोई गुड्स या सर्विस क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो इन दोनों ट्रांजेक्शन को बोलते हैं क्या, जीरो रेटेड सप्लाई। अब ऐसे केस में इंटरस्टेट सप्लाई के स्कोप में आते हैं दोनों ट्रांजेक्शन, इसलिए आईजीएसटी लगता है। पर आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो एक्सपोर्ट या आप चाहे तो जीरो रेट सप्लाई करने से पहले एलयूटी या बॉन्ड साइन कर सकते हो। ऐसे केस में यू कैन सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स। क्लियर। पर अगर आपने एलयूटी या बॉन्ड साइन नहीं किया बिफोर द जीरो रेट सप्लाई, तो ऐसे केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, और जो आईजीएसटी पे किया उसका आप रिफंड लेके आ सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आपने बॉन्ड या एलयूटी साइन किया तो ऐसे केस में यू कैन सप्लाई द गुड्स और सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, बट फिर भी इसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है। और सर आईटीसी अगर काम नहीं आए तो इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी का आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो भाइयों। प्लस एक बात और, अगर आपने जो गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट किया है या एसईजेड को सप्लाई किया वो अगर एग्जम्प्ट भी है, फिर भी वो जीरो रेट सप्लाई के डेफिनेशन की स्कोप में आता है। क्लियर। और उसमें सर आपने बॉन्ड या एलयूटी साइन किया विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, अगर आपने सप्लाई किया सर, तो भी उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एग्जाम सप्लाई है फिर भी आपको आईटीसी मिलता है, और आईटीसी काम नहीं है तो उसका रिफंड आप ले सकते हो। भारत माता की जय। सर सेक्शन नंबर 17A बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द आईजीएसटी से आपने एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के कैश लेजर में कोई फंड ट्रांसफर किया है, तो यहां पे सेक्शन नंबर 17A बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को उतना अमाउंट उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। सर सिंपल सी बात है। सर नेक्स्ट सेक्शन नंबर 19 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है क्या, अगर आपने कभी भी गलती से किसी इंटर स्टेट वाले ट्रांजेक्शन को इंट्रा स्टेट मानते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया था, तो भाई साहब ऐसा आपकी चॉइस नहीं कि सी और एस पे करे, आई लगता तो आईजीएसटी ही पे करना पड़ेगा। तो सर ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपसे आईजीएसटी का रिकवरी करेगा और आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। पर हाँ, सिंस आपने एटलीस्ट टैक्स तो पे किया, इसलिए हम आपसे इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, पर सर आपसे हम आईजीएसटी लेंगे। और हाँ, जो आपने रॉन्ग टैक्स पे किया रॉन्ग हेड में सीजीएसटी और एसजीएसटी, उसका आप रिफंड ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर जिस दिन आप करेक्ट हेड में टैक्स पे करते हो वहां से 2 साल के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो जो आपने रॉन्ग टैक्स पे किया। और सेम सेक्शन वाइस वर्सा दिया है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट में भी। और इसी के साथ भारत माता की जय एंड सर हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर सीए स्टूडेंट्स जिंदाबाद। सर जो इतनी मेहनत करते हैं 100% सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस का मायना सर क्या होता है, ये आपका दिल ही आपको समझा सकता है। ध्यान, केवल डिग्री ही सक्सेस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा लाइफ में। सर ध्यान देना, डिग्री इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट द एंटायर लाइफ। आप जो मेहनत कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी से कर रहे हो, खुश होकर कर रहे हो, सर आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। मुझे पता है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सर अगर आप सच्ची मेहनत करते हो तो भगवान ऊपर से देख रहा है, यू विल गेट द सक्सेस। सक्सेस के कई सारे मायने होते हैं एंड सर बस अभी आपका वक्त है। सर बोलते ना अपना टाइम आएगा, मैं कह रहा हूं आपका टाइम आ चुका है। सर ये टाइम आपका ही चल रहा है, पूरी दुनिया आपका हेल्प कर रही है कि आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़े। बस आपको अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को जगाना है एंड पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, माहौल बनाइए और खुश होकर मालूम। टेक केयर, बाय बाय।